बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफा। नाज़रीन, ईरान और इसराइल में जारी जंग में सीज़ फायर तो हो गया है, मगर अभी तक इस बात को लेकर कन्फ्यूजन ताहाल बरकरार है कि क्या अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हुई या फिर नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को और उसका जो जौहरी प्रोग्राम है उसे कई साल कई दिहाइयों पीछे धकेल दिया है, मगर जो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो इसके बरअक्स दावे करते हुए नजर आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ है और ईरान चंद माह में ही दोबारा जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत रखता है। ट्रंप ने आज एक मरतबा फिर खबरदार किया कि अगर ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी दोबारा शुरू की तो अमेरिका जो है वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद जो ईरान का दावा था कि जौहरी तनसीबात को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा हैं उसके तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब वो ये स्टेटमेंट देते हुए ये इस बात की तस्दीक करते हुए हमें नजर आए कि इसराइली जो हमले हैं उनके नतीजे में ईरान की जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। वैसे में हकीकत क्या है और डोनाल्ड ट्रंप वो इसराइल से क्यों नाराज हैं, इस पर भी हम आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। पहला सेगमेंट हमारा इसी सिलसिले में होगा, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर इंटरनेशनल सतह पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका से ट्रेड डील पर इतफाक हो या फिर मुशीर कौमी सलामती का दौरे चीन, इन तमाम तर मामला पर भी बात होगी। और मुल्की सियासत पर अगर हम निगाह दौड़ाएं तो वहाँ पर एक मरतबा फिर जो -1 है उसकी गूंज आती हुई सुनाई दे रही है। और इस दफ़ा बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी से माइनस हो गए हैं और तहरीक इंसाफ में बानी से मुलाकात के बगैर KP का बजट पास करने पर इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। अब बानी PTI KP हुकूमत से नाला हैं। कल उन्होंने हिदायत की थी कि बजट पर मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और आज वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की। बजट मंजूरी के बाद अली अमीन गंडापुर शदीद तनकीद की ज़द में मुस्तकबिल क्या है और अगर -1 हो चुका है तो फिर PTI का मुस्तकबिल क्या है, प्रोग्राम में इस पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, सकलैन इमाम साहब, अनवर रज़ा साहब और इसार राना साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के मामलात के हवाले से, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं या जो अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है वो कुछ और है, वो दावे कुछ और बयान करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हक़ाइक़ कुछ और हैं। ये इसमें किसका पलड़ा भारी है कि वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया और जो कहा उन दावों में सदाकत मौजूद है। सकलैन इमाम साहब, क्या बाहर का मीडिया जो है वो परस्यू कर रहा है, किस तरीके से उसका बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमले किए वो उनसे जो नताइज हासिल करने थे अमेरिका ने वो कर लिए हैं या फिर नहीं किए हैं, या फिर जैसे कि वजारत दिफा कह रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि उनको या फिर उनकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ नीचे गिराने के लिए इस किस्म की मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं। अमेरिकी सदर जो दावा कर रहे हैं वो अपनी जगह पर ज़ाहिर अपनी कामयाबी दिखाएंगे और अमेरिकी सदर को तो बड़ा शौक है कि आई डिड इट, और एक वो जो टिपिकल एक बुली होता है उस तरह का स्टाइल है उनका। लेकिन एक जो चीज़ है वो उन्हीं के इसी दावे पर अब अमेरिका के अंदर मगरबी मीडिया में और दूसरे जो दिफाई माहिरीन हैं वो सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमले किए थे वो बड़े वाज़ेह तौर पर सबको पता है कि नतान्स और इस्फहान में उन्होंने B-2 बॉम्बर से बमबारी नहीं की है। B-2 बॉम्बर से बमबारी जो है वो उन्होंने फरदौं में की है और उन इलाकों में जो दो पहले वाले जो नाम लिए हैं इनमें उन्होंने F-16 और F-35 से अपनी तरफ से लीथल मिसाइल्स मारे हैं जो डीप पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो अब अगर डीप पेनिट्रेट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि सतही तौर पे जो ज़मीन के ऊपर इमारतें हैं वो ज़रूर तबाह हुई होंगी या डैमेज हुई होंगी, लेकिन जहाँ तक फ़र्दों की बात है तो वहाँ पे जो उन्होंने ये GUP 57 जो बड़े जिसको 30,000 पाउंड्स के जो 14 के करीब जो बम्स मारे हैं उनके बारे में अब माहिरीन ये कह रहे हैं
कि वो डैमेज नहीं कर सके जिसका वो दावा कर रहे हैं। मैं बल्कि एक कोट करूंगा, एमआईटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टेड पॉस्टल, आप जाके खुद भी सुन सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। अच्छा। वो ये बड़े खुल के कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये 20 to 30 मीटर से ज़्यादा इसका बम जाने की सलाहियत ही नहीं रखता है। और फिर ये कि अगर जहाँ पे जो फर्दों में जो बना हुआ बंकर जो बना हुआ है जिसके नीचे ये सारी ईरानियन तंसीबात हैं, उसकी जो छत है वो एक डायमंड लाइक शेप में, जो आप छत पे बड़े बड़े ब्लॉक्स रखते हैं उससे बनी हुई है, जिस पे इसका इम्पैक्ट जो होता है वो गहरा हो ही नहीं सकता। अच्छा। यानी कि बम सीधा नीचे गिरने के बजाय हमेशा टेढ़ा होगा और फिर यूं टेढ़ा होगा, क्योंकि डायमंड शेप की जो स्लैब्स होती हैं ये उसकी वेलोसिटी को या उसके इम्पैक्ट को कम कर देती हैं। तो उनके ख्याल में ये 30 मीटर से ज़्यादा नीचे गया ही नहीं है। और क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट है और ये पत्थर की ग्रेनाइट्स की स्लैब्स हैं, तो ये इम्कान ही नहीं कि उसे कोई डैमेज किया है। तो ये सकलैन मैं साहब, नहीं कह रहा। आपने जो जिन रिपोर्ट्स का या फिर जिन मीडिया हाउसेस का हवाला दिया, मैं वहां पे ये जानना चाह रही हूँ, तो फिर ईरानी वजारत खारजा जो है वो इस चीज को इंडोर्स करते हुए नजर क्यों आ रहे हैं कि हाँ, अमरीकी और इसराइली जो हमले हुए हैं उससे हमें नुकसान पहुंचा है, जौहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है? जरिया, आपका बड़ा सही सवाल है। ईरान, देखिए, ईरान और इसराइल जो हैं वो दोनों ऐसे दावे करेंगे जो उनको जियोपॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली सूट करते हैं। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि जंग में तबाही होती है। आप ये नहीं कह सकते, ये एक दूसरे को लोग मोतिये का फूल नहीं मार रहे होते कि तेरा मैंने दिल तोड़ दिया। ये जंग है, इसमें दोनों ने भरपूर किस्म के मिसाइल्स या बम्स या एयर सॉर्टीज जो है वो की, तो उसमें नुकसान तो हुआ है। लेकिन एक नुकसान होता है कि सब्सटेंशियल नुकसान, के उसके बाद ईरान जो है क्रिपल हो गया है, ऐसा नहीं है। ईरान ने इन 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 जो बॉम्बिंग की है, यानी खासतौर पे जो इसराइल पर जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं, वो मेरा ख्याल है कि मुझे हैरानगी हुई कि ईरान उसका बहुत ज़्यादा दावा नहीं कर रही है जो उन्हें करने का हक बनता है। ये भी शायद एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, वरना इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं खुद इसराइल से ये आवाज़ें आ रही हैं कि ईरान के मिसाइलों ने जिस तरह उनके 4-5 बड़े शहरों को, जिसमें हैफा है, तल अवीव है, बेरशेबा है, या इलाद को तो खैर आप देख लेना, उन्होंने यमन के हूथियों ने पहले ही तबाह किया हुआ है, वहाँ पे डिसफंक्शनल हुआ हुआ सारा का सारा। तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ऑयल रिफाइनरीज, पावर हाउसेस और फौजी बैरकें, एयरपोर्ट्स, जिस तरह ईरान के मिसाइलों ने प्रिसिशन के साथ मारे हैं। और इस बात का जो तस्दीक है ना, ये वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी मीडिया पर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसी कुछ चीज को लेकर आगे बढ़ूं। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, जो जंग बंद हुई है, इसमें जबरदस्त बात देखने की जरूरत है कि ये जंग बंद इसराइल को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर की है। ये सीज फायर है, और इसका एक सबूत सबसे बड़ा भी है कि ये उन्होंने जो, यानी ये मैं आपको एक आज ही की खबर दे रहा हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमने चीन को ईरान से तेल दरामद करने की इजाजत दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुदाखलत के लिए कहा कि वो ईरान पर दबाव डाले कि जंग बंदी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है सकलैन साहब, पॉइंट आपका आ गया, को बचाने के लिए किया गया सारा कुछ। ठीक है, तो ऐसे में इसार राना साहब, अगर इसराइल को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी की है, तो वो कहते हैं ना कि जब आपका अपना सिक्का खोटा निकले तो फिर आपने किसी और को क्या कहना। तो यहाँ पर जो इसराइल है वो खोटा सिक्का ही मालूम हो रहा है मुझे फिलहाल। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल से थोड़े खफा नजर आ रहे हैं। मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप खतरे में नजर आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि माजी में JF कैनेडी ने जब ऐसे ही ज्यूश लॉबी के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो फिर वो आपको पता है क्या हुआ था। वो इतनी तगड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्लैन साहब की जो गुफ्तगू है उससे इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि ईरान ने बहरहाल एक हैरान कुन रद्द अमल दिया, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये इसराइल को बैठे बिठाए अचानक हुआ क्या था जो उसने हमला किया। एकदम उठा और उसने हमला कर दिया। उससे पहले कोई आपस में कुछ ऐसी कोई बयानात का भी सिलसिला नहीं चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने हदफ अपना रखा था वो ये था कि ईरान को एटमी धमाके से बाज रखा जाए, और उसका ये प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन इसे डिले करवा दिया जाए, और वो हो गया। और ईरानी अमरीकी सदर भी इस बात का कह रहे हैं, ईरानी जो तर्जुमान है वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मुज़ाकरात खुफिया हुए, इसमें भी ये डील हुई कि ईरान ने
ये श्योरिटी दी कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को फ़िलहाल फ्रीज़ कर देगा। और जिसके बाद ये अमेरिका ने उसको कहा कि जी आप तेल भी चीन को दे दें। अब देखें, हमें भी अल्लाह करे गैस मिल जाए। हम भी आजकल, वो कहता है इसराइल भी बहुत बुरा है, ईरान भी बहुत बुरा है, लेकिन आई लव यू पाकिस्तान। तो ये जो आई लव यू है एक फूल मोतियदा मार के, तो ये अल्लाह करे कि हमें भी इजाज़त मिल जाए कि भाई हमें भी वो ईरान गैस दे दे। लेकिन हाँ, लेकिन ये कि असल बात वही है जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यूरोप, अमेरिका, ये जितने भी थे, इन्हें ईरान के एटमी प्रोग्राम से बहुत तकलीफ थी। और 60 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने, 61वें दिन इसराइल ने हमला किया था अचानक। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसराइल ने उठ के अचानक हमला कर दिया। और डेफिनेटली ईरान ने अपनी फेस सेविंग के लिए ट्रंप को ये तो कहना पड़ेगा ही कि ईरान ने भी बहुत तबाही फेर दी और ये कर दिया। अदरवाइज ईरान तो नुकसान में ही रहा। उनका सदर मारा गया, उनके जनरल मारे गए, उनके साइंसदान मारे गए, ठीक है ना। उनके एटमी जो वो थे उस पर हमले हुए, वो तबाह हुए। उन्होंने भी अपनी कौम को ये इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने जिस बहादुरी से जंग लड़ी है, ये वैसे ही अमेरिका की गलती थी कि मुहर्रम में उसने ईरान को छेड़ दिया। मुहर्रम में तो ईरानियों को यजीद पे वैसे ही बड़ा गुस्सा होता है। मुहर्रम को वैसे तो अभी आगाज होना है, ये शुक्र करें कि मुहर्रम आने का वक्त नहीं दिया इन्होंने साराना साहब, वरना ये वो कहते हैं कि इनके तो उनकी तैयारी तो हो गई थी। ठीक है, ईरान में तो मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती है बहुत पहले से, ठीक है ना। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि उन्होंने जो वक्त का यजीद होता है वो उससे डरते नहीं है, उसके सामने खड़ा होते हैं। ठीक है, तो डैमेज कौमें, उनमें तबाहियाँ भी हो जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि अगर आप में गैरत है, आप में शर्म है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके मुल्क के अंदर वो अपनी मर्जी से एक तिनका भी नहीं हिला सकती। रजा शाह पहलवी का बेटा चाहे जाके दीवारे गिरिया पे जो मर्जी करे, रिजीम चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सारा साहब पॉइंट आपका आगे जरा इससे बढ़कर मैं आगे बढ़ूंगी। रिजवान रज़ी साहब, ईरानी पार्लियामेंट ने आज IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने की बिल की मंजूरी दी है। ये आने वाले दिनों में ईरान के लिए कितना अपने ही लिए खुद कुछ हमला साबित हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि ये ईरान का एटमी सलाहियत की तरफ बढ़ने का एक और स्टेप है। ठीक है, अगर हम वो जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कतर के वज़ीर आज़म और लेबनान के वज़ीर आज़म ने दोहा के अंदर, अगर हम उसको पूरी तरह सुन लें तो उसमें ये बात तसरीह के साथ कही गई है। मेरे भाई इसाद राना ने शायद उनसे वो ओवरलुक हो गई हो कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए एटमी सलाहियत का हक हासिल रहेगा। अब जो लेकिन उन्होंने सर इस साथ ये भी तो कहा ना कतरी वज़ीर आज़म ने कि हमें खत्ते को एटमी हथियारों से पाक करना होगा। तो एटमी हथियार पुरअमन में तो नहीं ना आते, एक बात। लेकिन उसके ऊपर अमेरिकन को एतराज़ है। अमेरिकन कहते हैं कि जी आप यूरेनियम की तरफ देखें भी ना हम तो ईरान ने कहा कि जो हमारी फैसिलिटी है जिससे हम बिजली बनाते हैं यूरेनियम से, वो ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो आपको एनरिच यूरेनियम फराहम कर दिया करे, आपने यूरेनियम एनरिच नहीं करना। मतलब ये अमेरिका की तरफ से या वीज़ा आप कह लें इसराइल की तरफ से इसरार जारी है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके वो ज़ाहिर कहीं ना कहीं बच गई है, तो उनको यूरेनियम चाहिए ना उसके लिए। मैं इसको यूं देख लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक वो जो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे ट्रंप साहब और उन पे उन्होंने CNN के लत्ते लिए, न्यूयॉर्क टाइम के, CNN के और एक और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। हमने जब उसकी तहकीक की कि ये किनको डांट रहा है, ये किसके बारे में ये बात कर रहा है, तो पता चला कि सबसे पहले CNN ने ये स्टोरी फोड़ी है, जिसका हवाला सकलैन भाई ने भी दिया है कि जनाब ईरान की पूरी सलाहियत तबाह नहीं हुई। और जो है उसके अंदर फिर मुख्तलिफ कोट्स हैं, उनमें से एक वो प्रोफेसर साहब MIT के भी शामिल हैं जो कि उस स्टोरी को पूरी तरह डेवलप किया गया है कि ईरान को वो डैमेज नहीं पहुंचा। देखिए, इसमें हर एक के लिए विन विन सिचुएशन है। ईरान ने मतलब कि ट्रंप साहब इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि मैंने जंगबंदी करवाई है,
और आप अगर ट्रंप साहब को कहें कि नहीं जनाब वो तो आप जो कह रहे हैं कि आपने उनकी सलाहियत को डिसेबल कर दिया वो तो नहीं हुई, तो ट्रंप तो साहब तो उठ के आपके गले पड़ जाएंगे और वो पड़ चुके हैं। अब मुझे ये लगता है कि इसमें से हर कोई अपनी फेस सेविंग चाह रहा है। इसराइल अपनी फेस सेविंग चाह रहा है। इसराइल के अंदर मैं बिल्कुल एग्री करूंगा सकलैन भाई से, डैमेज तो बहुत हुआ है। ठीक है। बल्कि कल एक जगह पे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि 10 स्टोरी और 12 स्टोरी तक की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, ये जो हैफा, तल अवीव और एक और शहर की बात की उन्होंने, वो सारी की सारी डिमोलिश हो गई हैं। क्योंकि बुलंद बिल्डिंग जो होती हैं वो स्टील के स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, तो वो थोड़ी सी बरकरार है, लेकिन इर्द गिर्द से छीली वो भी गई हैं। ठीक है, चलो पॉइंट आपका आ गया। अनवर अच्छा, अब इस सारे मामले में जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने कहते हैं ना कि बड़ाई बयान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे, चाहे वो पाक इंडिया जंग हो जाए, ईरान इसराइल मामला हो जाए, रूस यूक्रेन वाला मामला हो जाए, कहीं पर भी कोशिश कर रहे हैं वो कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। उन्हें गजा भी नजर आ रहा है, उनकी आंखों के गजा के लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमरीकी सदर ने कहा ना कि गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। आइंदा आने वाले दिनों में आपको किस किस्म की पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी? बहुत शुक्रिया जरियाब। ट्रंप बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी हैं। आप देखें जो बात वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्ते दे रहा हूँ इसराइल और ईरान के मामले पर कि बातचीत के जरिए इसको हल कर लिया जाएगा। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि उन्होंने अटैक कर दिया और फिर उसको क्लेम किया कि अटैक की वजह से ये ईरान और इसराइल जो हैं वो इस तनाज़े को ख़त्म करने पर राज़ी हुए हैं। फिर वो कतर के अमीर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनसे बात कीजिए। एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी वजह से अब अमेरिका भी मुश्किलात का शिकार है। आप देखिए कि अब उनके आने वाले दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंट को बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। कांग्रेस को आपने हमला करने से पहले एतमाद में नहीं लिया, आपकी आवाम जो है वो आपसे ख़ाइफ है कि आपने जंग बंद करने का आप एक इलामिया लेके आए थे इलेक्शन कैंपेन से पहले, आपका ये मंशूर था, उसको आपने पूरा नहीं किया। फिर आप देखिए इनकी कोशिश होगी इस तमाम तनाज़ात से बचने के लिए ये गज़ा की तरफ रुख करें और ये कोशिश करेंगे कि गज़ा में जो इस वक्त नस्ल कुशी की जा रही है इसराइल की जानिब से, इस जंग को भी रुकवाएं। ये कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने हासिल करना है। फिर ये रशिया और यूक्रेन की जंग को रोकने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये जंगें खुद शुरू करवाते हैं फिर उसको रुकवाते भी खुद हैं। और दूसरा आप देखिए कि मैं ईरान की बात ज़रूर करूँगा, बिलाशुबा ईरान को नुकसान हुआ। आपको पता है कि अमेरिकी जो बैंक्स हैं वहाँ पर 200 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो ईरानियों का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए अगर तो वो अपने जोहरी हथियार बनाने की तरफ नहीं जाते, जोहरी एसेट की तरफ नहीं बढ़ते, तो फिर तो ट्रंप अट्रैक्ट करेगा उनको ट्रेड में और बाकी चीज़ों में। जो कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपने जोहरी प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अगर जोहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे तो फिर एक दफ़ा उन पर हमला किया जा सकता है। अब उन्होंने इसराइल की बात नहीं की, अब अमेरिका के अटैक की बात की है, जो कि मुश्किल है, अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने साबित किया कि जोहरी हथियार अगर उनके पास नहीं भी थे, जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं भी किए, तो उन्होंने मिसाइल्स के जरिए जो है वो इसराइल को देखे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसराइल में बिल्कुल मीडिया का ब्लैकआउट था, जो वहां पर जितना ज्यादा नुकसान हुआ है उतना तो बताया नहीं जा रहा। ये बात दुरुस्त है कि इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने मुदाखलत की और कतर के अमीर से बात की और कोशिशें की कि इस जंग को रुकवाया जा सके। आप देखिए ज़रा कि अगर ये सारी सिचुएशन को भी हम देखें तो इसमें एक तो हमारे जो मुस्लिम उम्मा हैं उनके किरदार को ज़रा जायज़ा लीजिए। मैं समझता हूँ कि रशिया और चाइना का जो किरदार था ये भी एक दबाव था नफसियाती, और जो शुमाली कोरिया ने ईरान के साथ खड़ा हुआ था, तो ये एक असाबी जंग भी थी और दबाव भी था ट्रंप पर। ये एक दबाव था, लेकिन हमारे जो इस्लामी ममालिक थे उनकी एक मुनाफकत थी। खैर उन्होंने देखा कि इसराइल को कैसे सेव किया जा सकता है। यही वजह हो सकती है कि इसराइल को सेव करने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरी ऑर्डर के बाद जहाज़ वापस गए हैं, इसराइल को अब वो आमादा कर रहे हो कि गजा पर जंगबंदी की जाए, क्योंकि अगर गजा पर जंगबंदी करवा ली जाती है तो ट्रंप ने जो कुछ अब हमाकतें की हैं शायद वो फिर ओवरलुक हो सकते हैं। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि सारे पहलुओं को डिस्कस किए ना इंटरनेशनल एस्पेक्ट में, अब यहाँ पर पाकिस्तान की अपनी स्टैंडिंग क्या है और जो हाल ही में फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद के जो सारे मामलात हैं और फिर जो होने वाली इस खत्ते में ट्रेड डेवलपमेंट है अमेरिका के साथ पाकिस्तान की, उसके आने वाले दिनों में क्या मौशी असरात हमें मिल सकते हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम लोग खिते में अमन के हवाले से बात करते हैं तो अपने मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ें और वहाँ पर इस्लामी ममालिक का किरदार के हवाले से बात करें, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो इंतहाई पॉजिटिव नज़र आ रही है और एक हॉक की सूरत में पाकिस्तान जो है वो खिते में रूल करता हुआ किसी हद तक नज़र आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। अब ऐसे में उस मुलाकात के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और आइंदा हफ्ते
मुआहदे की तकमील पर भी इत्तफाक हो जाएगा। रिजवान रज़ी साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये मुज़ाकरात पहले से जारी थे। पाकिस्तान के सेक्रेटरी कॉमर्स जो थे वो अमेरिका में थे, और जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वहाँ पे पहुँचे हैं तो उस वक्त भी वो वहाँ पे थे। तो अमेरिका ने देखिए ना, उन्होंने कश्मीर और पानी के ऊपर सालसी का वादा करके पाकिस्तान से उन्होंने जंगबंदी ली थी, और साथ में उन्होंने ट्रेड की बात की थी ट्रम्प साहब ने। तो इंडिया ने तो उन दीगर दो मामलात के ऊपर तो कहा कि जी हम आपकी कोई सालसी नहीं मानते और आप इस मामले के करीब ना आए। ठीक है, बल्कि इंडिया तो भाग के चाइना का भी चक्कर लगा आया। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो चाइना में जाके भी उनके वज़ीर ख़ारजा से मिल मिला आए हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अमेरिका ने जो कुछ इतने बड़े बड़े दावे करके जंगबंदी कराई थी, और ट्रम्प साहब ने हमसे उसके लिए नामजदगी ली थी नोबेल पीस प्राइज़ के ऊपर, उन्होंने अब उसका कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना कि देखिए हमने ये जो पाकिस्तान ने हमारा कहना मान के जंग रोकी थी तो इसके नतीजे में हमने पाकिस्तान को ये दे दिया है। ठीक, तो वो इस तरह के दो चार आईवाश चलिए, आपने मेरे लिए डिस्कशन को ना बड़ा आसान कर दिया। और रिजवान रज़ी साहब की बात करके, साराना साहब, नोबेल पीस प्राइज के लिए जो पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी की है, ये कह देने के बाद या इस नामजदगी के बाद, इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को क्या कुछ मिल सकता है अमेरिका से? पहले खाली इतना काफ़ी नहीं है। नोबेलों ने ग्रेमी अवार्ड, IF अवार्ड और भी कोई एक दो अवार्ड, पद्मश्री टाइप, जितने दुनिया के अवार्ड हैं, हमें चाहिए कि हम उनको नामजद कर दें। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनमें कहें कि अपने पास से, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो भी दें, और एहतियातन गजा का थोड़ा सा खून लेके तमाम मेडल्स पे कोने पे थोड़ा थोड़ा लगा दें, कि ताकि इसकी खुशबू से उनको और ताजगी उनके चेहरे को जो है ना वो मिलती रहे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अभी ईरान के जोहरी साइंसदान मार दिए, जनरल्स मार दिए। मैं तो नहीं समझता कि इसराइल ने मारे, मैं ये समझता हूँ कि वो अमेरिका ने मारे, क्योंकि अमेरिका जो टारगेट्स थे वो पूरे कर चुका है। तो ठीक है, आप उन्हें कर दें, दे दें, सारा कुछ दे दें, लेकिन अगर कोई ये समझे कि अमेरिका को हम उसके फूफी के पुत्र बन गए, तो ये इस खामख्याली से निकल आए। एलन मस्क के साथ उसने जो किया, जिसने उसे इलेक्शन जितवाया, और मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। और बाकी ठीक है, हमें भी अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। हमारे फील्ड मार्शल साहब गए और उन्होंने जाके वहाँ पे जो किया, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के मुफाद में और बेहतरी के लिए किया होगा। लेकिन मुझे दिल से निकलती है कि काश मेरे प्यारे शहबाज शरीफ भी कभी वहाँ पे हुए अमरीकी सदर के दफ्तर से, कितना अच्छा लगे कि वो भी गए हैं उनके साथ। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ने ना अपने कद के लोगों से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस को मुंतखब कर रखा है। इसाराना साहब, आप ना जाने नहीं, वो तो कद का जहाँ तक बात है ना, नहीं कद की तो जहाँ तक बात है ना, तो हमें कद बढ़ाना आता है। हम नीचे फॉर्म 47 की ईंटें रख लेंगे, ऊंचा कर लेंगे कद, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मसला सिर्फ ये है कि मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ऐसा शुभ घड़ी आए। लेकिन एक बात बस और मैं आपसे कर लूँ, आप ट्रंप को चाहे वो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, मैं ट्रंप के जो तेवर देख रहा हूँ वो ये है कि आगे जाके उसने ये गज़ा को साफ करके इसराइल के हवाले करना है और इन लोगों को उठा के मिस्र और इधर उधर के जो कैंप हैं उनमें फेंक देना है। ठीक, हमारी मुस्लिम उम्मा के अंदर इतना जोर नहीं है कि हम उसको रोक सकें। हम तो जब गज़ा में बच्चियां सर खोले अलामा अलामा पुकारती हैं हमारे, हम उनके आगे अपनी बच्चियों को बाल खोल के डांस करवा रहे होते हैं, 40-40 मिलियन डॉलर के तैयारे दे रहे होते हैं। तो इन सारी हालात से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस टाइम हम उसे दुनिया के सारे अवार्ड भी दे दें तो काम है। सकलैन इमाम साहब, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल नासिम मलिक साहब ने के दौरे चीन पर हैं, वो सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इस सिलसिले में इत्तफाक भी हुआ। ये मैं इसलिए भी इस चीज़ को, इस दौरे को बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ कि जो खित्ते की सूरत हाल है, ऐसे में फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका जाना, जाहिर सी बात है चीन की भी नज़र होगी कि पाकिस्तान के बाइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका से किस किस्म के ताल्लुकात होंगे। पाकिस्तान चीन के साथ भी अपने बरादराना ताल्लुकात को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो मैं फिर वही उसी तरफ आऊँगी कि खित्ते में जो पाकिस्तान की सिफारतकारी के उसूल हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की अपनी पोजीशन क्या है?
पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और आपका जो सवाल है, जो उसने सवाल से पहले जो आपने एक तमहीद बांधी है, इसी में इसका जवाब है कि पाकिस्तान को बैक वक्त, और ये पाकिस्तान की बाज़ लोग खारजा पॉलिसी में बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अगरचे ज़रा सी शिकायत रही हैं, तनकीद होती रही, लेकिन इस लिहाज से बहुत कामयाब है कि इसने एक बैक वक्त 2 कश्तियों में सवारी की है। और ये 2 कश्तियों में सवारी जो इनकी सन 60 से शुरू हुई है और आज तक चल रही है, कि पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका का एलाई है। अमेरिका की हर बड़ी जंग, यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जंग रही सर्द जंग के दौरान, फिर उसके बाद जो कोल्ड वॉर ऑन टेरर हुई, और फिर उसके बाद जो अमेरिका की ज़रूरियात रही हैं उसमें, यानी अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के लिहाज से या मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी के लिहाज से, पाकिस्तान ने अमेरिका को काफ़ी हद तक मुतमईन भी रखा है और कहीं नाराज़ भी हुआ है। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो अस्करी सतह पर राब्ता है वो मुसलसल बरकरार है और चला आ रहा है। लेकिन इसी दौरान जो पाकिस्तान ने दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है वो ये है कि चीन के साथ उसके राब्तों में कमी बेशी होती रही है, लेकिन चीन ने खुद कहा है कि पाकिस्तान हमारा इसराइल है। और ये चीन की एक अपनी पुरानी पॉलिसी चली आ रही है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करेगा, और उसने किया है। खास तौर पे आर्टिकल 370 जो नरेंद्र मोदी ने जो ख़त्म किया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की जो साख थी उसको उसने एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जो बदल दिया था, उसके बाद से चीन अब बराह रास्त जो इंडिया को दबाव डाल रहा है या सजा दे रहा है उसकी, या आप जो करें आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, वो थ्रू पाकिस्तान ही कर रहा है। तो इसलिए अब क्योंकि इस वक्त ये खबरें ही आ रही थी कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका को बहुत सारी एश्योरेंसेस देकर आए हैं, तो उसके बाद चीन जरा सा यकीनन अपसेट होगा। तो उस हवाले से अब पाकिस्तान अपनी पुरानी रवायत के लिहाज से दोनों को मुतमईन करने की अच्छा ठीक है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिफाइन किया ना, मैं खुद भी उस चीज को एंडोर्स ही करूंगी, लेकिन मेरे एक ताज्जुब की बात है। अनवर रज़ा, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है तो कोई सियासी क़यादत मौजूद नहीं होती। अब ये सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो रहा है, तो वहाँ पर भी कोई सियासी रहनुमा, कोई वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद नहीं। हम अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर तो आगे चल रहे हैं, उसके उसूल भी तय कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों की रहनुमाई का फुकदान है वहाँ पर। बिल्कुल, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है, और वो समझते हैं कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में ताकत का मंबा कौन है, तो लिहाजा उन्होंने उन्हीं से बात की। आप देखिए, ये जो नाम नहाद हमारे यहाँ खुद साख्ता जमहूरियत है, इसकी कली खुल गई है। पहले तो चले लोगों को इतना आइडिया था, लेकिन अब देख रहे हैं जब से ट्रंप की और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, उसके बाद जो सियासी हमारी जमहूरी हुकूमत है उसकी हैसियत का भरम जो था थोड़ा बहुत लोगों को हो गया, भरम जो था भरम टूट गया। आप देखिए, ये सियासतदानों को खुद सोचने की ज़रूरत है, और जिस तरह के ख्यालात फील्ड मार्शल रखते हैं सियासी जमातों के बारे में, वो मैं मुनासिब नहीं है कि यहाँ पर अर्ज करूँ, वो भी लोगों को पता है। आप देख रहे हैं जब SIFC ने सब कुछ करना है, आपने तिजारत करनी है, आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आपने हैंडल करना है, आपने जो एक बैसाखियों पर हुकूमत कायम की है उसको सहारा अगर आपने देना है, तो फिर मुझे बताएं, जब सब कुछ आपने करना है तो फिर फ्रंट फुट पर भी आप खेलेंगे। ये तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है, उसका वजूद है, गो के उसका वजूद बिल्कुल धिमक लग चुका है उसे। आप देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को भी अब सोचना होगा कि किस हद तक वो किस तरह जाते हैं। देखिए, आप जब खुद बड़े कमजोर विकेट पर होंगे तो फिर आप किसी से क्या बात कर सकेंगे। लिहाजा जब सब कुछ किसी एक इदारे ने करना है तो फिर ये भी हक नहीं है कि वो जाके ट्रंप से मुलाकात करें, वो बाहर जाएं, जहां मर्जी जाएं, ईरान की सूरत पर। और एक और मैं बात करना चाहूंगा, आप देखिए पाकिस्तान ने जब से पाक भारत जंग बंद हुई है उसके बाद की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी ठीक जा रही है। उन्होंने सफारती सतह पर भी हिंदुस्तान को पीछे किया है, दिफाई सतह पर भी पीछे किया है, ईरान के मामले पर भी वो बड़ा सुरखरू हुए हैं, अमेरिका के साथ भी ठीक रहे हैं, चाइना को भी सेटिस्फाई किया है। तो वो अपना कम अज कम अपने हमने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क के मफादात को हमने मद्देनजर रखना है, क्योंकि माजी में हमने ऐसा नहीं देखा। माजी में हमने पर्सनल इंटरेस्ट को देखा और मुल्क के उस तरह के हमने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जिस तरह अब इस टेन्योर में किया जा रहा है। ये कि फॉर्म 47 की बैसाखियों पर हुकूमत की कुल औकात क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर जो है ना वो वाज़ेह कर दिया है। इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जो फॉर्म 45 वाले हैं उनकी सियासत किस तरह से चल रही है, उनको इंटरनली किन यूं कह लीजिए कि सियासी तकालीफ का सामने, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज एक बार फिर बानी पीटीआई के अकाउंट से बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट आई और उन्होंने अपनी इस ट्वीट पैगाम में न सिर्फ इस निज़ामी हुकूमत को बड़े अच्छे तरीके से लताड़ा है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो अपने केपी के MNAs हैं, MPAs हैं, जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर, उनसे भी नाराज़गी का इजहार कर। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मिल असलम, उमर अयूब, शिबली फराज और तैमूर झगड़ा आकर मुझे बजट पर ब्रीफिंग दे। बजट पास करने से पहले अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अच्छा, आज ये लोग गए ज़रूर, लेकिन गए जस्टिस मंसूर शाह के पास। उन्होंने तो कहा जी ये मेरा इख्तियार ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, आपने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया, आपको तो जस्टिस यही अफरीदी साहब के पास जाना चाहिए था, आपको वहीं से जो है ना कुछ मिल सकता है। अब ऐसे में कहीं इस बजट के पास होने के बाद खुद भी बानी पीटीआई को ऐसा महसूस हो रहा है, या शायद उनकी बहन जो चूंकि कह चुकी हैं कि उनको कहीं ना कहीं माइनस कर दिया गया है, माइनस इमरान खान कर दिया गया है, तो क्या वाकई बानी पीटीआई पार्टी से माइनस हो गए हैं? और दूसरा ये कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की अली अमीन गंडापुर साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, क्या ये मुलाकात हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी? साराना साहब, क्या वाकई बानी पीटीआई माइनस हो गए? देखें, ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अगर वो माइनस हो गए तो आज सुबह से लेकर रात तक मीडिया में इमरान खान क्यों आता था? तो फिर अलीमा खान साहबा को ऐसे क्यों महसूस हुआ इशारा ना? नहीं, मैं आप बता, देखें, बात सुनिए, ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़रा आप ना ठंडे दिल से सुनिए कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। जी जी। तो जब हाइब्रिड निज़ाम है तो केपी के पार्लियामेंट जो है उस निज़ाम से बाहर तो नहीं है, ठीक है ना? जिन्होंने माशाल्लाह पूरे मुल्क को चलाना है, तो वो केपी के की असेंबली को अपनी मर्जी से चलने देंगे? कैसे आप बात कर रही हैं? और ये जो हमारा हीरो है 7 फुट का और बड़ी बड़ी मूँछों वाला, ये और बड़ा ताकतवर, ये मतलब इतना बज़ाहिर स्क्रीन पे बड़ा ताकतवर लगता है, अदरवाइज तो उसके बोतल में से शहद की जगह शराब निकल आएगी। अब ये तो मौजज़े अब नहीं हो सकते ना, अगर वो कहीं और खड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों को जब आप सामने रखें, तो अलीमा ने जिस दुखी दिल से बात की थी वो इस रेफरेंस में बात की थी कि हाँ, वो एक्सपोज हो गई है, पार्लियामेंट खुल के सामने आ गई है। और आज जो उन्होंने रंगबाजी की कि वो दही लेने पिज्जा शॉप पे चले गए, ठीक है ना, वहां जाके उन्होंने कहा जी 2 किलो दही दे, उन्होंने कहा पाइंतों से गलत दुकान पे आ गए। मतलब वो जान के ऐसी रंगबाजियां करनी, सारा कुछ करना। लेकिन मेरा ये फर्म बिलीव है कि देखे कुछ भी हो जाए, इमरान खान को माइनस की ख्वाहिश रखने वाले नवाज शरीफ साहब आज कहीं मैटर करते हैं, जरदारी मैटर करता है, जहांगीर तरीन मैटर करता है, परवेज खटक मैटर करता है, महमूद अहमद करता है, राजा रियाज, असद उमर, ये ऐसे ही है। वो एक सियासी हकीकत है और इस हकीकत को झुटलाया और मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है अनवर रजा, वैसे वाकई में साराना साहब ने दुरुस्त फरमाया कि दही की दुकान पे पिज्जा लेने के लिए चले गए। इतने मासूम थे अली अमीन गंडापुर साहब, ऐसे ही अदालत चले गए लतीफ खोसा साहब को लेकर, वहां पे जो बैठे हुए जज साहब है माशाल्लाह, उन्होंने भी कह दिया कि भी आपने आके यहाँ पे गलत जगह पे बेल दबा दी है। देखिए ज़रा आप पहले तो मैं इस पे कमेंट करूंगा कि इमरान खान माइनस नहीं हुए, इररेलेवेंट जरूर हो गए। अच्छा, जो इस वक्त की सूरत हाल है, बिल्कुल जो इस वक्त की सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसमें वो माइनस क्या होंगे, वो इररेलेवेंट हो गए। आप देखें कि अली अमीन गंडापुर से मुतालिक जब मैं आपको एक हफ्ता पहले बता सकता था कि वो बिल्कुल बजट मंजूर करवाएंगे और इमरान से मुलाकात के बगैर ही करवाएंगे, तो फिर आपको इससे समझना चाहिए कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग है। एक नोटिफिकेशन निकला है 4 लोगों का, जिनके हवाले से मैंने भी इस ट्वीट के हवाले से नाम भी लिए। आपको लगता है इन 4 की मुलाकात कल हो जाएगी इमरान खान साहब से? अच्छा देखिए ना जरा, अब इनसे मुलाकात अगर हो भी जाती है तो मुझे बताएं अब क्या होगा। बजट मंजूर हो गया, बजट में आप क्या करेंगे? ज्यादा अपनी इनपुट दे देंगे, इनपुट में कुछ ना कुछ तब्दीलियां कर ली जाएंगी। असल बात होती है आपके फैसलों की कि इमरान, देखना असेंबली टूट जाती, पहले भी तो आपने पंजाब और केपीके की असेंबलियां डिसॉल्व की है ना खान साहब ने, तो अब क्या इस बात कर देते तो ठीक है जी मैं बजट पास नहीं करता, मुझे इमरान खान से मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। उसकी वजह यह है कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपने मैच फिक्स किया हो ना, तो फिर आपको बाल टू बाल इस तरह खेलना पड़ता है जिस तरह वो खेल रहे हैं। आप देखें, मैं ये बात बिल्कुल बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि वो इररेलेवेंट हो गए हैं। आने वाले देखिएगा दिनों में, मैंने आपको याद होगा पहले भी कहा था, ये हुकूमत अब इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, इसी तरह चलता रहेगा। खान साहब जो है वो अदालतों के चक्कर
लगाते रहेंगे, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, ये इसी तरह जैसे वो धमा चौकड़ी नहीं होती, हाँ। यूं ही निजाम चलता रहेगा। अब ये देखिए कि निजाम कितनी देर तक चलता है, देखना ये है, ठीक है। क्योंकि ट्रंप से आर्मी चीफ साहब की मुलाकात के बाद बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली अच्छा तब्दील अनवर हुई रजा, I उसकी don't आवाज buy आपको this, आ रही होगी ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू से, क्योंकि राना सनाउल्लाह की मैं गुफ्तगू से। अगर इसार राना साहब का भी तजिया टोक करूं तो खुद कहते हैं ना कि अपनी आंखें और अपनी बसीरत भी इंसान के लिए काफी होती है। तो हम डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई मौका परस्त इंसान है, उनके जैसे मफाद पूरे हुए पाकिस्तान से, वो फिर पूछेंगे भी नहीं कि उन्होंने किससे क्या बात की थी और क्या बात नहीं की थी। बहरहाल अगेन मैं टॉपिक की तरफ आऊंगी। रिजवान रज़ी साहब, क्या मतलब समझ नहीं आई मुझे इस चीज की कि आज अली अमीन गए क्या करने थे अदालत, और वही बात आ गई जो अनवर रज़ा ने कहा कि कल अगर मुलाकात हो भी जाती है 4 लोगों की बानी पीटीआई से, तो अली अमीन ने क्या किया, मतलब क्या, मतलब सलमान अकबर मदद साहब ने कहा था 30 तारीख था, सर 30 तारीख में तो भी 8-9 दिन बाकी थे। देखिए, कल मुलाकातों का नॉर्मल डे है हाँ और जी। कल मुलाकात हो जानी है, इसीलिए वो लिस्ट आ गई है। लेकिन मैंने बड़े फिक्रे घड़े हैं। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब से पढ़ाना शुरू किया तो सबसे जी। फिक्रा मैंने पहले ये घड़ा था कि इंसान की तबाही के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो अपने बोले गए झूठ के ऊपर ईमान ले आए, यकीन कर ले, उसे सच समझ ले। अच्छा। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में है, जैसे कि हम ये डिक्लेयर कर देते हैं शाम को 5 बजे कि एक पार्टी जीत गई है और फिर उसको लेके दौड़ पड़ते हैं फार्म 45 और फार्म 47। अब आप बर्दाश्त कीजिए, अब आप बर्दाश्त कीजिए, आप हर मौके के ऊपर कमेंट कर रही है, तो आप बर्दाश्त कर लीजिए। 45 47 80 ट्रंप दी टोपी उत्ते छपवा देता। एक बात, इसलिए बंदा अपने बोले गए झूठ के ऊपर, देखिए ये वही मंसूर अली शाह साहब हैं, हाँ। जिन्होंने जब चीफ जस्टिस बनना था, हाँ। और पीटीआई उस इजलास में से बाइकआउट कर गई थी, और सिर्फ पीटीआई के बाइकआउट के नतीजे में शाहजी चीफ जस्टिस नहीं बन सके वोटिंग के अंदर। हाँ। पीपल्स पार्टी ने, जेयूआई ने शाहजी को बनाना था, हाँ। चीफ जस्टिस, लेकिन पीटीआई ने ऐन वक्त के ऊपर बाइकआउट किया। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हो रहा है चीन के अंदर, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का हो रहा है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने ही वहां पे जाना था। अच्छा। अभी अगले 2 दिनों के अंदर वहां पे इजलास होगा वुज़राए दिफा का, तो उसमें ख्वाजा साहब जा रहे हैं। तो जिसकी जहां पे जगह है, वैसे आप हुकूमत को के खिलाफ अपना जो भी तनकीद है कीजिए, वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन जो हकायक है उनको जरा सही पर्सपेक्टिव में रख लीजिए। और आखिरी बात, पाकिस्तान ने इसराइल और ईरान की जंगबंदी के एलामिये के अंदर फ़लस्तीन का मसला शामिल करवाने के लिए आखिरी हद तक जोर लगाया था, लेकिन चूंकि यूरोप के 2 ममालिक और अमेरिका जो थे वो इसके ऊपर अकड़ गए थे, इसलिए हमने उसके लिए सफारतकारी का रास्ता अपनाया और ये एलामिया हमने जारी होने दिया। अभी अगर ट्रंप ने ये कहा है, मैं बात कर रही थी पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, अगर अभी ट्रंप ने कहा, क्योंकि वो पिछले हो गया ना सेगमेंट में, तो मुझे मौका नहीं मिला, अगर अभी ट्रंप ने कहा है कि ये होगा, हाँ। तो ये होगा। वापस आते हैं, नहीं वापस नहीं आते, हम आगे जाते हैं, टाइम कम है, मेरे पास 1.5 मिनट रह गया। सकलैन इमाम साहब, क्या आपको लग रहा है कि अगर यही इस तरीके से इख्तलाफात चलते रहे और अली अमीन ने भी ना माने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बजट रातों रात पास करवा लिया, उससे तो बज़ाहिर ऐसी लग रहा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत बचाई है, उनको कुर्सी ज्यादा अजीज है, उन्हें अब ये अजीज नहीं रहा कि बानी पीटीआई ने कब बाहर आना है कब नहीं आना, फिर जो स्टंट्स करते वो नजर आ रहे हैं। अब तो पार्टी का बच्चा वाकिफ हो गया अली अमीन की इन तमाम तर चीजों से। ज़रिया, आपने जो भी बातें की, ये सवाल किए, और जो मेरे मोहतरम दोस्त बड़े, यानी हम मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं मेरे लिए, इसार भी और रज़ी भी, हाँ। बहुत प्यारे ये लोग और बहुत बाज़मीर किस्म के लोग हैं, और अनवर रज़ा साहब से मेरी पुराना ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो इनकी बातें मैं पूरी तरह नहीं सुन सका, लेकिन कुछ सुनी है मैंने। तो एक तो मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं अपने। दूसरे मैं अर्ज करूंगा कि जो आपका जो असल सवाल है कि माइनस इमरान खान क्या हो रहा है, जो आपने शुरू में भी अपनी तमीद में और अपने इंट्रो में भी कहा था, मेरा ख्याल कि ये पीटीआई के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। जो जिसको लोग एक टूटना या ये कुछ कर रहा है, समझ रहे हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, इमरान खान माइनस हो रहा है, नहीं, पीटीआई है ही इमरान खान और कुछ नहीं है। अब इमरान खान इसको डिसओन कर देगा, ये पार्टी खत्म। अगर इमरान खान ये कहते मैं नून लीग का सरबराह हूँ आज से, तो सारे उसके सपोर्टर्स नून लीग में चले जाएंगे या उधर हिमायत में चले जाएंगे। इमरान खान कमांड्स हिज पार्टी। लेकिन ये जो तासुर देना है
कि इमरान खान की रिहाई या उसको माइनस करना ताकि पीटीआई को बचाया जाए, ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है जिनको बड़ी देर में समझ में आ रही है। कि जबकि अब तक पूरी की पूरी पार्टी जो थी वो अपने आप को कुर्बान कर रही थी कि किसी भी तरह इमरान खान को रिहा कराया जाए ताकि यानी चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन सकलैन इमाम साहब देखिए, एक आम आदमी की सोच के एतबार से अगर हम देखें ना, ये तो आप और मैं वो सेन माइंड्स बात कर रहे हैं ना जो इस मुल्क की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं आम करीब आदमी से। को ही एजुकेट करना पॉलिटिशियंस का काम होता है। इस वक्त इमरान खान को मौजूदा फील्ड मार्शल ज़ाती तौर पे कभी इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, और अदालतों का जो हाल है उस पर मुझे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप मेरे जो 3 मौजूद साथी जो आपके साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, ये मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर बात कर सकते कि पाकिस्तान की अदालतें किस सतह पर पहुंच चुकी हुई हैं। तो अदालतों को इंसाफ इमरान खान को नहीं मिलेगा। इमरान खान को इंसाफ आपकी इस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ से मिल सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं वो इमरान खान को बाहर देखना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह। और क्योंकि उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है आलमी मसाइल की वजह से, जिस तरह एक ज़माने में ज़िया को कोई वैल्यू नहीं थी या जनरल मुशर्रफ को कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे रीजन में कोई बड़े मसाइल हुए, लेकिन सकलैन इमाम साहब इस बात से भी शायद आप मेरे हल्का फुल्का इत्तफाक करें, आपकी अपनी सोच है। मैं सिर्फ ये कहना कि आपने कहा ना कि आलमी मामलात की वजह से इस वक्त हुकूमत की गुड्डी चढ़ी है, लेकिन जो ही आलमी मामलात नीचे आते हैं थोड़ा सा भी, तो इस मुल्क में फिर से इमरान खान, उसकी रिहाई की बाज़गश्त की आवाज़ें जो हैं वो गूंजने लगती हैं, और फिर वहाँ पर पता चलता है कि आज भी इमरान खान जो है वो हॉट टॉपिक ही है पाकिस्तान की सियासत में। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।